अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 67वीं बीपीएससी 2021 के स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें पूर्वालोकन का सामान्य ज्ञान, पूर्वालोकन का भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पूरे 5 वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि पूरे डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे ताकि कोई भी सवाल आए आगे आने वाले एग्ज़ाम में तो वो बिल्कुल नहीं छूटे। क्योंकि बीपीएससी में जो सवाल पूछे जाते हैं वो उसी सवाल पर आधारित प्रश्न ही होते हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड ही होते हैं। इसलिए उस सवाल जो भी सवाल पूछे गए हैं उसी से जुड़े हुए सारे फैक्ट को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। और अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो ये याद करने का टॉपिक नहीं है, ये समझने का टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को आप एक बार अच्छे तरीके से समझ गए तो फिर आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आंसर आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अब बात किया गया है भारतीय राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। ये जो सवाल है ये 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया है। मुख्य स्रोत जो है, अगर भारतीय राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत की बात की जाए तो इसका सही आंसर होगा बी, कृषि, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार। अगर सर्वाधिक बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर अर्थात सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय आता है। लेकिन सवाल जो पूछा गया है वर्ष 1994 के अनुसार, तो वर्ष 1993 के अनुसार भागीदारी जो थी वो कृषि की भागीदारी 28.24% थी और उद्योग की 26.73% और खनन का 3.26%, विनिर्माण का 14.59% और सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो 44.76% थी। लेकिन यहाँ पर जो है सर्विस सेक्टर सेवा नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब बात किया जाए इससे जुड़े हुए फैक्ट की बात। अब 2019 के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के अनुसार जो होगा वो किस दृष्टि से इस क्रम में उसका क्या है, सर्वाधिक जो है भारतीय आय का सर्वाधिक जो है वो सेवा क्षेत्र अर्थात सर्विस सेक्टर में है, जिसकी 54.3% है। विनिर्माण क्षेत्र जिसे औद्योगिक क्षेत्र या जिसे द्वितीय क्षेत्र के श्रेणी में भी रखा जाता है। याद रखिएगा औद्योगिक क्षेत्र ही द्वितीय क्षेत्र है। सवाल हो सकता है आगे ये भी पूछ लिया जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय सर्वाधिक आय का स्रोत द्वितीय क्षेत्र के अनुसार कौन से आते हैं, तो याद रखिएगा औद्योगिक क्षेत्र जो होता है आते हैं वही द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो कि 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार 29.6% है। तथा वहीं अगर कृषि क्षेत्र जिसे कि प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है जो कि 16.1% है, जबकि छमाही की योगदान बात की जाए 2019-20 की तो 57.8% सर्विस सेक्टर में है, सेवा क्षेत्र में। विनिर्माण क्षेत्र की बात की जाए तो 28.3% और कृषि की बात की जाए तो 13.9% रहने का अनुमान रखा गया है। दूसरा सवाल है भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये भी सवाल जो पूछा गया है 39वीं बीपीएससी 1994 में पूछा गया था। तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी को छोड़कर 1974 तक अर्थात चौथी योजना तक सभी योजना राष्ट्रीय आय एवं वास्तविक वृद्धि के निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा कम रही।
वर्ष 1980 में बात की जाए तो वर्तमान तक की अवधि में आय में वृद्धि की संतोषजनक मानी गई है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर संतोषजनक मानी गई है। भारत में विभिन्न 12 पंचवर्षीय योजना में अब तक सर्वाधिक वृद्धि 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुई है, जिसमें राष्ट्रीय आय औसत वृद्धि 7.6% है। अब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है। यहाँ पर सबसे पहली बात सवाल को समझिए कि राष्ट्रीय आय की गणना में समस्या है। बीपीएससी क्या है, सवाल को समझने के लिए देता है। ये सवाल जो पूछा गया है 63वीं बीपीएससी प्री 2017 का सवाल है। पूछा है भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना का एक समस्या क्या है। तो अल्प रोजगार, रोजगार ज़्यादा हो कम हो, उससे राष्ट्रीय आय में समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती। ज़्यादा रोजगार रहेगा तो ज़्यादा गणना करेंगे, कम रोजगार रहेगा कम रोजगार करेंगे, कम गणना करेंगे, तो आय में यह समस्या नहीं हो सकती। इस तरह से ये ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा है बचत का निम्न स्तर। अब बचत ज़्यादा हो या कम हो, इससे भी गणना करने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है। अब मुद्रास्फीति हो गया, मुद्रास्फीति हो गया। अब मुद्रा का वैल्यू जो है मार्केट में गिर गया हो या मुद्रा का वैल्यू मार्केट में अच्छा हो गया हो, एप्रिसिएट कर गया हो या डिप्रिसिएट कर गया हो, इससे भी गणना में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो बचा हुआ आंसर है डी, असंगठित क्षेत्र। ये इसका सही है, क्योंकि संगठित क्षेत्र नहीं होने से सही आंकड़ा राष्ट्रीय आय का नहीं मिल पाता है, जिस वजह से क्या होती है राष्ट्रीय आय की गणना करने में एक समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी। अब भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है बीपीएससी में, आप देख सकते हैं 44वीं हो, 47वीं हो, 40वीं हो, 45वीं हो। तो भारतीय राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन जो है सीएसओ के द्वारा किया गया जाता है, अर्थात सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो होता है राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है। आइए इससे कुछ जुड़े हुए फैक्ट को भी जान लेते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा अर्थात नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता था। सीएसओ प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी अर्थात नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के नाम से, याद रखिएगा सीएसओ जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स अर्थात राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से राष्ट्रीय आय के आंकड़े को प्रकाशित करता है। सीएसओ किस नाम से आंकड़े को प्रदर्शित करता है, राष्ट्रीय आय के आंकड़े को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय आय के संबंध में राष्ट्रीय आय के 3 आयामों पर प्रकाश डालते हैं। देश में उत्पादक कारक आय के रूप में इसका वितरण तथा अंतिम उपभोग पूंजी निर्माण के रूप में इसका उपयोग। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष जो है 2011-12 है। भारत एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, इसकी क्या कारण हो सकता है। भारत एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसका कारण क्या है। तो नियोजन की आवश्यकता के कारण, तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण। नियोजन की आवश्यकता के कारण तो नहीं हो सकता है। तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है, ये अल्प विकसित देश होने का कारण बिल्कुल हो सकता है। कृषि की अधिक निर्भरता के कारण, ये भी बिल्कुल हो सकता है। कि औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण, ये भी हो सकता है कि औद्योगिक गति जो है भारत में औद्योगिकीकरण काफ़ी मंद है। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था हमारी अल्प विकसित है। और कृषि की अधिक निर्भरता के कारण और तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। आंसर इज डी।
देखिए, भारतीय जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर के कारण निरपेक्ष जनसंख्या मृत्यु दर अपेक्षा कम होने के कारण तेजी से वृद्धि हो रही है। फलतः जनसंख्या के पूर्व जीवन स्तर बनाए रखने के लिए देश में आर्थिक भार पड़ रहा है। प्रश्न काल में जहां विकसित देश में कृषि लगी कार्यशील जनसंख्या 10% से कम है, न्यूजीलैंड को छोड़कर, जो कि एक अपवाद है, वही भारत में कृषि में लगभग अब है। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध मुख्यतः है। भारत का जो आर्थिक विकास है वो बाधा का कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकरण के कारण, पश्चाताप सामाजिक अभिवृद्धि के कारण। अकुशल कृषि व्यवस्था भी है भारत में, जो कि पूरी तरह से कुशल नहीं है, और अनियमित औद्योगिकरण ये भी है, और पश्चात सामाजिक अभिवृद्धि के कारण भी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। सवाल को समझिए, आप आसानी से अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में आप बीपीएससी के सवाल को आसानी से कर पाइएगा। अब हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जीडीपी। आइए इसके डिटेल्स को हम लोग देखते हैं। प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिका एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिसमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया जाता है के कारण ही अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि 3.5% के आसपास बनी हुई। अतः स्पष्ट है कि प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रस्तुत हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है तो भारतीय सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार जो है, सीमांत कृषि भूमि जोत की बात की जाए तो 1 हेक्टेयर से कम आकार। छोटी जोत की बात की जाए, जहाँ छोटी जोत होती है उसमें 1 से 2 हेक्टेयर, और अर्ध माध्यम जोत जो है 2 से 4 हेक्टेयर, माध्य जोत 4 से 10 हेक्टेयर, और बड़ी जोत को 10 हेक्टेयर से अधिक के श्रेणी में रखा गया है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में कृषि भूमि की जोतों की औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, न्यूनतम से द्वितीय। बिहार की कुल जोतों की संख्या जो है 16.41 मिलियन है, जिसमें सीमांत जोत जो है 1 हेक्टेयर से कम वाली 5.75%, जो कि लघु जोत है। राष्ट्रीय औसत पर सीमांत जोत जो है 68.52% है। जोतों का औसत आकार बिहार में 0.39 हेक्टेयर है, जो केरल में 0.18 हेक्टेयर के बाद न्यूनतम द्वितीय स्थान पर है, जबकि पंजाब में 0.61 हेक्टेयर जोत के आकार देश में सबसे बड़ा है। याद रखिएगा, जोत के आकार में सबसे बड़ा है पंजाब। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत में जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो होता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है।
अब कृषि के उपज की कीमत पर सरकार को सलाह देने का उद्देश्य वर्ष 1965 ईस्वी में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय की बात की जाए तो न्यू दिल्ली में है। इस संस्थान द्वारा सरकार द्वारा कुल 25 फसलों के मूल्य की घोषणा की जाती है। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वर्ष 2005 में। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम जो है 2002 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ। पुनः इसका संशोधन अधिनियम 2009 में आया जो 1 जून 2009 से लागू हुआ। तत्पश्चात यह पुनः संशोधित अधिनियम वर्ष 2012 के रूप में आया जो 15 फरवरी 2013 से लागू हुआ। शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? इसका सही आंसर होगा व्यापार संबंधित निवेश उपाय अर्थात ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर जो कि ट्रिम से बनता है व्यापार संबंधित निवेश उपवास। यह विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? ये पीछे भी मिला था सवाल और यहाँ भी मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा बी, वर्ष 2011-12 जो अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक का आधार वर्ष 2005 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया। 12 मई 2017 को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग द्वारा अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष संशोधित किया गया था। थोक मूल्य सूचकांक का माप के लिए आधार वर्ष जो है 2004-05 से हटाकर 2011-12 कर दिया गया। अभी तक कुल संशोधन वर्ष 1952-53, 61-62, 70-71, 81-82, 93-94, 2005-4-5 किया जा चुका है। आधार वर्ष जो है 2011-12 जो कि 7वां संशोधन है। भारत में किस राज्य की वर्तमान मूल्यों की नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? इसका सही आंसर होगा ए, बिहार। भारत के राज्य में है जो वर्तमान मूल्यों की नवीनतम प्रति व्यक्ति आय का न्यूनतम जो है बिहार राज्य में। आर्थिक समीक्षा वर्ष 2019-20 के अनुसार वर्ष 2017-18 वर्तमान मूल्यों के भारतीय राज्यों की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय जो है 38,631 रुपये बिहार की है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है। इसका सही आंसर होगा ए, न्यूनतम। न्यूनतम वर्ष 2019-20 के आंकड़ों की बात की जाए, बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग वर्ष 2018-19 में 311 किलोवाट प्रति आवर घंटा है। याद रखिएगा जो बिहार में नवीनतम वार्षिक जो है बिजली का उपभोग जो है 2018-19-20 के अनुसार बिहार के प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग वर्ष 2018-19 में 311 किलोवाट प्रति घंटा है। भारत में किस राज्य में कपास का औसतम उत्पादन सर्वाधिक है? इसका सही आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश में। कपास निगम लिमिटेड भारत सरकार के अनुसार भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है, जबकि वर्ष 2018-19 के अंतिम अनुमान के अनुसार
विकल्पगत राज्यों में औसत उत्पादन सर्वाधिक आंध्र प्रदेश जो कि 617 किलोग्राम हेक्टेयर में। वर्ष 2018-19 में देश में औसत उत्पादन 501 किलोग्राम हेक्टेयर है, जबकि राज्यों के शीर्ष स्थान राजस्थान 754, तमिलनाडु 729 तथा हरियाणा 690 किलोग्राम हेक्टेयर का है। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति के प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? इसका सही आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब है 20वीं शताब्दी 60वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रकृति की सबसे उचित वर्णन इस प्रकार है। उच्च पैदावार, विविधता, बीजों, उर्वरक, सिंचाई हेतु पानी, कृषि मशीनरी, कीटनाशक का प्रयोग, किसानों के कृषि के ज्ञान में कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन आया, जिसे तकनीक के रूप में हरित क्रांति या कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी माना है, जबकि उच्च उत्पादक कृषि कार्यक्रम हरित क्रांति का प्रमुख घटक है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ई विकल्प सी और डी दोनों सही होना चाहिए। इसमें सी और डी दोनों होना चाहिए कि उच्च उपज किस्म कार्यक्रम और बीज, उर्वरक, जल तकनीकी। लेकिन बीपीएससी अनुसार इसमें जो आंसर जो मारा था वो डी मारा था। बिहार के प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, न्यूनतम। 2019-20 के आंकड़ों की बात की जाए, 2017 में राष्ट्रीय औसत प्रति 1 लाख लोगों में लगभग 386 किलोमीटर सड़क है। वही बिहार में 181 किलोमीटर प्रति लाख व्यक्ति है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है तथा राज्यों की न्यूनतम स्थान पर है। निम्न में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमृत सेन से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा बी, सक्षमता उपागम। सक्षमता उपागम विकास वर्ष 1980 के दशक में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में हुआ। सक्षमता उपगम का मुख्य ध्येय व्यक्ति के स्वतंत्रता, कल्याण की बहुआयामी प्रकृति का विकास करना एवं व्यक्तिगत विषमता को दूर करना होता है। प्रोफेसर अमृत सेन इस दृष्टिकोण के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्री सक्षमता उपगम हेतु वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, व्यापार अधिक, ये तो बिल्कुल गलत है। एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था, ये भी गलत है। एक खाद की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण इसे एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित परिचय का अंश है। इसका सही आंसर होगा टी, 15%। प्रश्नकाल के दौरान वर्ष 2008 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि उससे संबंधित क्षेत्र का अंश लगभग 15% था। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार बात की जाए तो वर्तमान में सकल मूल्य जो कि है
वृद्धि कृषि भागीदारी 2018-19 में लगभग 16.1% है, जबकि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2019 में अगर श्रम शक्ति नियोजन लगभग 42% है। ये है विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, तिलहन। अब खाद्य राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन प्रारंभ वर्ष 2007-8 ईस्वी में रबी सीजन से एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 2011-12 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक गेहूं, चावल, दलहन क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन, कुल 20 मिलियन टन खाद्यान्न के अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया था। वर्तमान स्थिति में आच्छादित फसलें चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज एवं वाणिज्यिक फसल 12वीं योजना के अंत तक 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं और 4 मिलियन टन दलहन और 4 मिलियन टन मोटे अनाज समेत कुल 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न का लक्ष्य था। तो इस तरह से हमारा आपको अगर वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। इस पर साइंस, पॉलिटिक्स और अर्थव्यवस्था का पूर्वालोकन से सारा सेट करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही।